नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा का आज का एपिसोड दो ही इंसिडेंट्स पे आधारित था। एक काव्या का सच अनुपमा के सामने आना, दूसरा बरखा रानी का थर थराना। जी हाँ, दोनों ही इवेंट्स पे हमने बातचीत की है बहुत सारी, मगर अब आपके रिव्यूज की है बारी कि आप क्या कहते हैं इस बरखा रानी के बारे में और क्या कहते हैं काव्या के बारे में। जो अनुपमा के सामने काव्या ने सच बताया है उसके बारे में चलिए बताते हैं क्या है आपके ऑडियोस में। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी, मेरी तारीफ़ करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा जी और महिमा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा जी, कल आपने कहा था मेरे लिए कि हम लोग जॉब करते हैं और बच्चे भी देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले साल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था तो वो उठ नहीं पाता था, तो हमने छुट्टी तुरंत ली। और कुछ महीने पहले मेरे बेटा बीमार हो गया था, तब भी तुरंत छुट्टी ली थी। बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता हम सब माँ के लिए, फिर चाहे बच्चे बड़े हों या छोटे। मेरा बेटा 21 साल का है, पर जब भी उसको ज़रूरत होती है तो माँ उसके पास ही होती है। एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि जब हम कोविड ड्यूटी कर रहे थे तब मेरा बेटा बीमार हुआ था। उसकी कोविड तो रिपोर्ट निगेटिव आई थी, पर सिम्टम सारे पॉजिटिव जैसे थे। तो जैसे ही मुझे पता चला तो हम तुरंत अपनी कार करके संभल से कानपुर अपने बच्चे के पास आ गए और 8 दिन रुकी थी। सीएमओ सर और डीएम सर दोनों को बताकर आए, क्योंकि बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं होता हम माँओं के लिए। किसी ने भी मना नहीं किया था आने से, क्योंकि लगातार काम जो कर रही थी बिना छुट्टी लिए। तो इसलिए हम माँ के लिए अपने बच्चे पहले होते हैं और कैरियर बाद में। और डिम्पी ने कभी समर को प्यार किया ही नहीं। प्यार शब्द डिम्पी के लिए बेमानी है। वो इस शब्द का अर्थ नहीं समझती है। अच्छा हुआ उसका पहला पति उसको छोड़कर चला गया, कम से कम वो बच गया इस बवाल से। जब जब डिम्पी बदतमीजी करती है हमको अनुपमा का समर के साथ शादी कराना याद आ जाता है, जो कि अनुपमा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उसने समर की ज़िंदगी तबाह कर दी अपने ही हाथों। हमने कई बार अपने ऑडियो में कहा था कि ये शादी ना हो, पर शादी हो गई। डिम्पी को प्यार से समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसको धक्के देकर भगा दिया जाए तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। इसको एक थप्पड़ से भी कुछ नहीं होने वाला है, इतनी बदतमीज है वो। और आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। बेबी शावर हो गया, अनुज बोल रहे हैं एज यूजुअल। बरखा का मुंह बन रहा है, डिम्पी भी सड़ा सा मुंह बनाए बैठी हुई है। कपल डांस बहुत अच्छा लगा, खासकर अनुज अनुपमा का। डांस करते करते काव्या ने अनुपमा को नहीं छोड़ा तो अनुपमा इशारे से कहती है क्या हुआ। काव्या बहुत परेशान है अनुपमा को सब कुछ बताने के लिए। जब सब अच्छे से ही हो रहा है तो तुम्हारे चेहरे पर ही परेशानी क्यों है, काव्या से अनुपमा ने बोला। ये बच्चा वी का नहीं है, सुनकर अनुपमा के तो होश ही उड़ गए। अनिरुद्ध का है सुनकर अनुपमा खुद बहुत परेशान हो जाती है। जरूर कोई न कोई सुन रहा होगा ये बातें। जो किया उस पर शर्मिंदा हो काव्या। तुम और अनिरुद्ध तो दोस्त थे, फिर ये कैसे। जायज़ सवाल है अनुपमा का काव्या से। एक पल था जिसमें मैं कमज़ोर पड़ गई, ये जवाब काव्या का। गलती एक पल की पर सज़ा उम्र भर की होती है, बिल्कुल सही कहा। गलती तुम्हारी पर सज़ा उस पूरे परिवार को मिलेगी। पहले तुमने हमारी शादी पर बेवफाई का दाग लगाया और आज खुद की शादी पर बेवफाई का दाग लगाया। काव्या खुद को जस्टिफाई कर रही है। वनराज ने उसे कभी भी प्यार नहीं दिया जो उसे चाहिए था। वी के लिए सब इम्पोर्टेंट था पर मैं नहीं। काव्या ने शुरू से आखिरी तक सब कुछ दोहरा दिया जो उस पर बीता था। ये बात बिल्कुल सही है काव्या की कि इस परिवार ने हमको एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की, ना मनाने की कोशिश की। घर ले जाना तो दूर, ये तक जानने की कोशिश नहीं की मैं जिंदा भी हूँ कि मर गई हूँ। उसने बोला कि मैं बहुत स्ट्रांग थी, पर एक दिन मैं टूट गई।
वनराज अनुज की छेड़छाड़ अच्छी लगी। एक पल का अकेलापन मेरे प्यार पर हावी हो गया। ये काव्या की सफाई थी एक लाइन में। प्री कैप देखा, वनराज ने सुन लिया काव्या की बातें, और सबसे ज़्यादा मज़ा आ गया, अंकुश अपना बेटा लेकर आ गया। अब बरखा रानी लो मज़ा, और वो अनुपमा से क्वेश्चन कर रही है कि अंकुश की जगह अगर अनुज का नाजायज बच्चा होता तो क्या तुम एक्सेप्ट करती। अब देखो अनुपमा उस पर क्या जवाब देती है और सीरियल में अब आगे क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने बहुत अच्छी रियल एग्जांपल्स के साथ माँ की परिभाषा दी है कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, करियर तो चीज ही क्या है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। अभी आपका हंग्री स्पिरिट प्रोग्राम देखा कि काव्या की बात को अनुपमा हजम नहीं कर पाई, और मैंने सवेरे धारावाहिक देखा था। तो और अभी आपका प्रोग्राम देखने के बाद मुझे ये लगा कि अनुपमा ने 8-9 साल तक जो सहन किया था, आज उसे अपना वक्त याद आ गया। और हाँ, अनुपमा ने इतना कहा कि अगर काव्या तुम्हें अनिरुद्ध से रिश्ता बनाना ही था, क्योंकि काव्या ने सबसे पहले अनुपमा को बताया और ये भी बताया कि मैं किस तरह से अकेली हो गई थी यहाँ से। मैं 8 साल तक इसके साथ में रिलेशन में रहने के बाद मैंने शादी भी की। शादी के दिन वही भाग गया था, और उसके बाद शादी के बाद बा के ताने, और घर में मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था। बात बात में सब तुम्हें बुलाते थे और मुझे वो करते थे और इग्नोर किया जाता था। यहाँ तक कि मैं घर छोड़ के गई तब भी किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, ना ही यह जानने की कोशिश की कि मैं ज़िंदा भी हूँ या मर गई हूँ। इसीलिए मुझे अनिरुद्ध मिला तो मैं मुंबई गई। जब होटलों में रह रही थी, उसके बाद मैं मुंबई गई, तो अनिरुद्ध के मिलने पे मैंने के पास मैं इमोशनल हो गई। और एक पल के लिए मेरी सारे वो, अभी मुझे गिल्ट हो रहा है और मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूं। लेकिन अनुपमा को उस समय अपना वक्त याद आ गया, क्योंकि उसने अपने ही कमरे में बिना तलाक हुए, वनराज के साथ उसका तलाक नहीं हुआ था, तब भी काव्या और वनराज को इस तरह के रिश्ते में देखा था। तो अपने आप को उसे बहुत याद आ गया, इसलिए उसने कहा कि ऐसा करना था तो रिश्ता तोड़ के करती। और मैम आपकी भी बात सही है कि अगर अनुपमा, मेरे हिसाब से तो अनुपमा, भले अभी उसने अपना उसको भूतकाल याद आ गया, इसीलिए उसने शायद काव्या को टोक दिया होगा, बता दिया होगा कि ये तुम्हारी गलती है। लेकिन बच्चे का उसमें क्या दोष है ऐसा सोच के, और काव्या कहाँ जाती, काव्या के पास कोई नहीं था। उस इस तरह से वो काव्या का पक्ष लेगी तो बाकी ताने सुनने पड़ेंगे उसको कि हाँ तुम ऐसे ही लोगों का साथ देती हो, इसीलिए तुम्हारी बेटी ने आज तुम्हारे दामाद पे हाथ उठाया है। ये भी आपकी बात सही है मैम। पर अनुपमा ने पाखी को सुधरते हुए देखा, यहाँ तक कि अनुज भी महसूस कर चुके हैं कि पाखी सुधरने की कोशिश कर रही है। इसलिए बाकी बताने पर सब पहले पाखी से भी पूछेंगे, सिर्फ अधिक की बात नहीं सुनेंगी अनुपमा। अनुपमा बाद में ही निर्णय लेगी। और नए प्रोमो में मैम दिखाया जा रहा है कि बरखा, अंकुश लेके आ गए अपने उस बच्चे को, तो बरखा बोल रही है कि हम अब हमारी जगह अगर अनुज के, अंकुश की जगह अनुज होता और वो इस तरह से किसी नाजायज बच्चे को लेके आता तो तुम क्या उस बच्चे को रहने देती। अनुपमा, अब इस चुड़ैल की मदद कभी मत करना तुम। लेकिन हाँ, हमें मालूम है ये आपके स्वभाव के विरुद्ध है। आप ज़रूर करेगी बरखा की मदद औरत होने के नाते। लेकिन आप अपना समय याद करना कि जब आपके और अनुज के बीच में गलतफहमियां थी, तो उनको कम करने की जगह इन लोगों ने गलतफहमियों को बढ़ावा दिया था। और आपका सामान आपकी मम्मी के घर में फेंकने आई थी ये यही बरखा। तो आप एक बार तो इनको बोल दो कि जैसी करनी वैसी भरनी,
चाहे फिर बरखा हो, डिम्पल हो या काव्या हो, एक बार अनुपमा को सबको बता देना चाहिए कि आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है उस उस हिसाब से आप सबको अपनी करनी का फल मिल रहा है। धारावाहिक हो या रियल लाइफ हो मैम, हम जिस इंसान को ज़्यादा परेशान करते हैं, ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, मुसीबत के समय में हमें उसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है और वही इंसान हमारी सबसे पहले मदद करता है, बशर्ते वो अनुपमा जैसा अच्छा हो। तो उसके अंदर थोड़ी सी भी अच्छाई होगी तो वो मदद करता है। बाकी हमको तुरंत बता देते हैं कि तुमने हमारे साथ गलत किया था, तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, यहाँ का कर्म यहीं पे भुगतना पड़ता है, ऐसा करके हमें बता दिया जाता है मैम। थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और थैंक यू ख्याति जी, कल के आपने अपने ऑडियो में मुझे याद किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनीषा जी, और बहुत अच्छी बात कही है। और अनुपमा का करेक्टर जो दिखाया गया है सच में यूनिक करेक्टर है, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। आपने सही कहा है, अनुपमा जैसी अच्छी हो जो औरत हो सकती है तो फिर उसको ये सब भी साथ में झेलना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। बाकी आपने सही कहा है, बहुत अच्छे से आपने अपना रिव्यू रखा है, थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हाय अंजू मैम, नमस्ते, कैसी हैं आप? और जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू मैम, मैं अनुपमा के बारे में थोड़ा सा कहना चाहती हूँ और उसके काव्या के बारे में भी कहना चाहती हूँ। काव्या ने पूरा सच अनुपमा को बता तो दिया है, पर अनुपमा ने मतलब ऐसा रिएक्ट करा कि जैसे लगता है कि काव्या ने बहुत बड़ा गलत कर दिया है। वैसे एक हिसाब से गलत भी किया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं गलत किया है, जो गलत है सो गलत है। मगर गलती क्या मेल नहीं करते हैं, मेल ने भी तो किया। अगर वही गलती अगर फीमेल से हो जाती है तो क्या सारा दोष लड़की के ऊपर ही आ जाता है, लड़के के ऊपर कुछ नहीं। आज मुझे ये सीन देख करके ना अंजू मैम, तो मुझे पिछली सीन याद आ गई अनुपमा के बारे में। 8 साल माने रखते हैं, 1-2 साल भी नहीं, 8 साल पूरे वनराज ने काव्या के साथ में रिश्ता रखा, नाजायज़ रिश्ता, जो कि बीवी होने के बावजूद भी था। और क्या उसके साथ में रिश्ता रखा तो क्या ऐसे रिश्ते इनके पहुँचे नहीं होंगे? बाखूबी पहुँचे होंगे, ये बात झुठला नहीं सकती है अनुपमा। और फिर एक बात और याद है, शायद आपने भी देखा होगा अंजू मैम, कि जब नाटक कर रहा था वनराज अनुपमा के सामने और अनुपमा की सालगिरह आई थी, तो याद था कि उसका रूम सजाया गया था, सब कुछ करा गया था और अनुज ने अपने घुटने पे बैठकर अनुपमा को अंगूठी पहनाई थी। ये सब सीन मैंने देखा था, तब काव्या की शादी नहीं हुई थी। तो अनुपमा ने अंगूठी पहनी, अनुपमा ने सोचा कि वनराज हमसे मोहब्बत करता है, पर वो सब एक चाल थी वनराज की। और उसी बेडरूम में जब जाने का अनुपमा का वक्त हुआ तो अनुपमा के ठीक थोड़े देर ही पहले काव्या और वनराज उसके ही बेड पर और उसके ही रूम में कितना गलत सीन दिखा रहे थे। आज जो अनिरुद्ध और काव्या के बीच में जो हुआ है वही सीन अपनी आंखों से अनुपमा ने देखा था। देखा था तो अनुपमा को किस तरीके से झटका लगा था। दरवाज़ा खुला था और ये सब सीन चल रही थी। अनुपमा जैसे लगता था कि पागल सी हो गई है, पागलों की तरह हरकत कर रही थी और उसके बच्चे कितना उसको संभाल रहे थे, पूछ रहे थे। तब काव्या की जो बहन की लड़की थी वो साथ में थी, वो समर के साथ में थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। वो लड़की व्यस्त थी, समर के लिए अच्छी थी, वो अनुपमा को भी मानती थी और
अनुपमा का बेटा समर उससे मोहब्बत भी करता था, एक दोनों जने करते थे एक दूसरे से। तब वो मासी थी। तब जब काव्या ने ये गलती करी थी, तब जा कर के अनुपमा को झटका लगा था। तो ये लोग जल्दी से उठ कर के, काव्या तो अपने घर भाग गई, भांजी के साथ में रहती थी तब, वहाँ चली गई थी। और अनुपमा को ये सब सीन देख करके उसको एक बहुत बड़ा झटका सा लगा था, सदमा सा यूँ कहो, सदमा सा उसको लग गया था। उस सदमे से उबर नहीं पा रही थी ये। तब नहीं ये सवाल करा, उसको ही माफ़ी क्यों, वनराज को ही माफ़ी क्यों, इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी फिर भी सीना ठोक करके और छाती चौड़ी करके वनराज सबके बीच में रहा है और अनुपमा को हमेशा नीचा दिखाता रहा है। आज ये गलती हुई है तो दोनों की तरफ से गलती हुई है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अनुपमा जो ये बात बोल रही है, एक हिसाब से एक दरमियान में देखें तो सही भी है और एक दरमियान में देखें तो गलत भी है। गलतियाँ हो जाती है, तो अगर हो जाती है तो उसका सलूशन भी होता है, उसको निकाला जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, गलती की है, तुम भड़क रही हो, बोल रही हो, यही गलती अगर वनराज ने की थी तो ये क्यों नहीं भड़की थी, क्यों नहीं बोला, क्यों सहमी रहती थी तब। और आज ये गलती जब हुई है तो काव्या ने जानबूझ के ये गलती नहीं की है, फिर भी उसको गिल्ट है इस बात का, तभी तो वो बार बार ये कह रही है, जो कि कोई आदमी के साथ में नहीं था, उसका पास्ट जो बीता हुआ था, एक्स हस्बैंड था, उसके साथ में ये गलती हुई है। ठीक है, अब हो गई तो अब उसको हम कुछ भी कह लें, वो तो वापस नहीं हो सकता, जो होना था वो तो हो गया। तो वनराज को इस बच्चे को अपनाना चाहिए और अनुपमा को इसका स्टैंड लेना चाहिए और बोलना चाहिए। और काव्या ने कोई जानबूझ के ये गलती नहीं करी थी। उस टाइम पे उसको ये गलती थी जब उसको सहारे की ज़रूरत थी, तो घर में किसी ने भी बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं करी। ये तक नहीं कि अगर काव्या घर छोड़कर चली गई थी, ये भी खैर खबर नहीं ली कि काव्या ज़िंदा है कि मर गई है, क्या हुआ है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं, ये जानने के बावजूद उसका आगे पीछे कोई भी नहीं है हमारे सिवा। और उस लड़की ने मेरे लिए अपना करियर, अपना शौक़, अपना जो भी था, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। क्या आदमी को ही ये हक मिलता है कि लड़की को यूज़ करो और इस्तेमाल करो, छोड़ दो? क्या है, लड़की की कोई इज्जत नहीं है? और जब शादी करने की बारी आई थी तो वनराज भाग गया था। सही कह रही है काव्या, उस टाइम पे उसको सहारे की ज़रूरत थी ना, घर में कोई भी सहारा नहीं दे रहा था। बात तो मैदे की कटोरी, मैदे की कटोरी पागल कर दिया था। इधर से वनराज ने अनुपमा के पीछे हाथ धो करके पड़ा था। काव्या को तो ऐसा इग्नोर कर रहा था, लग रहा था उसके पैर की जूती है, उसको समझता ही नहीं है। उसको बिल्कुल अनुपमा के आगे उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उस टाइम पे काव्या बिल्कुल अकेली थी। जब सब कुछ टॉर्चर होकर के वो तंग होकर के घर छोड़कर चली गई थी, तब होटल में जाकर रुकी थी। तो इन लोग का फ़र्ज़ था, चलो वनराज का फ़र्ज़ नहीं था। उस टाइम पे बाबूजी, बा थी, बच्चे थे, सब थे। सबको ये हालचाल लेनी चाहिए थी कि काव्या गई है तो कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है। बा हमेशा यही बोलती थी, अनिरुद्ध आता है बस नाम का दोस्त है, ये है वो है, ठीक है, बा के बगल। मगर बा ने भी ये गलती करी थी उस टाइम पे, तो किसी न किसी को हालचाल लेना चाहिए था उस टाइम पे। मगर सब ने सोच लिया कि गई बला टल गई, तभी तो तुमने उसको इग्नोर किया। तो अब उसको सहारे की ज़रूरत थी, उसने सहारा अनिरुद्ध पहुंचा, उससे लिपट के रोई, उसी में इमोशनल हो गई, उसी में हो गई गलती। मानती हूँ कि लड़की को अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। इज्जत गई तो लड़की का सब कुछ चला जाता है, दौलत फिर आ जाती है, पर एक बार इज्जत चली जाती है ना, तो वो कभी नहीं आती। सर उठाकर कभी भी वो लड़की चल नहीं सकती है। मैं ये सब चीज़ से सहमत हूँ, मगर गलती इसमें दोनों की बराबर है। लड़की जब लाचार बेबस हो गई थी और तब उससे उसे ये गलती हो गई, हो जाती है जाने अनजाने में, तो उसको देखो, समझो। और ये ना कि अब उसने सच्चाई बता दी है तो अनुज उसने अरे उसने सुन लिया है वनराज ने। अभी उसका क्या रिएक्शन होता है क्या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है। और अंकुश का बेटा घर में आ गया है, अंकुश लेकर के आ गया है, तो कैसे कैसे फड़फड़ा रही है
बरखा, अब लगी ना उसके तन बदन में आग। क्यों, तुम ही रहना चाहती हो कपाड़िया हाउस में? तुम्हारे नाम है कपाड़िया हाउस। अब लौटा ना। दूसरे की घर तोड़ने में बड़ा मज़ा आता है। हाँ, दूसरे की उंगलियों पे उठाना बड़ा मज़ा आता है तुमको। हर किसी की गलती गिनवाने में मज़ा आता है। जिसके घर में आग नहीं लगती है तो बरखा रानी को भेज दो, उसके घर में आग लग जाए। सब कुछ हो सकता है, मगर जब अपने पे बात आ जाती है ना, तो फिर लगता है कि जैसे कि ऊपर से जला और नीचे से बुता हुआ चला जाता है। ऐसे ऐसे ही ऐसे ही समझो कि दूसरे को भी तकलीफ़ होती है, पर ये नहीं समझती है। मगर मेरे हिसाब से तो अनुपमा से जो सवाल कर रही है कि ये अंकुश का नाजायज़ बच्चा है, जो अगर ये अनुज का नाजायज़ बच्चा होता तो क्या तुम तब भी रखती? तो मैं कहती हूँ कि हाँ, रखना चाहिए। ऐसी औरत के साथ में रखना चाहिए। अगर औरत सही होती तो बात अलग थी। उसमें बच्चों की गलती कोई नहीं होती, पेरेंट्स की गलती होती है। जब पेरेंट्स गलती करने से पहले नहीं सोचते हैं तो बाद में क्यों सोचे? उस बच्चे की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हैं? वो लाना चाहता है तो लेकर के आया, तो क्यों बरखा की जल रही है? क्यों बरखा तड़प रही है? मैं तो चाहती हूँ कि अनुपमा इस बात के लिए हाँ करे। अब 2 चीज़ में दलदल में फँस चुकी है अनुपमा। अब उसका क्या फ़ैसला होता है, ये तो आगे प्रोमो देखने के बाद ही पता चलेगा। पर मैं तो यही कहती हूँ कि अब बरखा की बारी है, बरखा को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। कहते नहीं है कि सीधी उँगली से घी नहीं निकलता है, जब तक उँगली को टेढ़ी ना करो। अब बरखा रानी की पासा पलट चुका है और अच्छी बात है कि अब ये आ गया। अब इसको जाना भी नहीं चाहिए। मैंने प्रोमो में ये देखा है कि उससे पाखी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी और कोई पाखी के लिए लड़का आएगा कि यही रहेगा, ये मतलब पाखी का ये इसका साथ में डिवोर्स हो जाएगा और पाखी जो है उसके साथ में अपना रिलेशन बनाएगी और उससे शादी करेगी। अब ये दोनों मिल कर के अब क्या करते हैं क्या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है। अंजुम मैम आप ही बताइएगा। पर मेरे हिसाब से अब अंकुश का बेटा इसी हाउस में कपाड़िया हाउस में ही रहना चाहिए, क्योंकि बरखा ने बहुत सबके घर में आग जला लिया है और दूर से खड़ी होकर के हाथ सेकती रही। अब बारी आई है बरखा रानी की चिता जलने की और हम लोग हाथ सेके, तभी कहानी में मज़ा आएगा। और अनुपमा गलत फैसला ना करे। बच्चा घर में आ चुका है तो उसे एक्सेप्ट करें और रहें। जब अंकुश को कोई नहीं है, जब अंकुश को अपनी बीवी से कोई चाहत नहीं है, कुछ नहीं है, जब बरखा को नहीं है अपने अंकुश से, उसको तो अपने बच्चों से भी लगाव नहीं है, तो किस बात के लिए उस पर तरस खाना? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल तरस नहीं खाना और उस बच्चे को घर में रखना। उसका जो अधिकार है उसको अधिकार मिलना चाहिए और वो अपने साथ में रहे और खुशी खुशी रहे। और बरखा रानी जलती है तो जलने दो, अधिक मरता है तो मरने दो, क्योंकि इन लोग की सज़ा यही है। और अच्छे से इन लोग की बैंड बजाएं। अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। मुझे तो देख कर के बहुत सुकून पहुंचा, बहुत तसल्ली हुई है। अंजू मैम आप बताइएगा जो कुछ मैंने बोला है सही बोला कि गलत बोला है। और जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शबनम आपके ऑडियो के लिए। और बाकी आपने जो बरखा के लिए कहा है कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, सही कहा है। अब समझ में आएगा बरखा को कि घर उजाड़ने क्या होते हैं, कर्मा तो सबको देना ही पड़ता है। बाकी जो आपने कहा है कि आगे जो भी आपने जहां पे भी आपने ये इन्फॉर्मेशन देखी है या सुनी है, तो उसके हिसाब से पाखी जो है ऐसे करके इस लड़के से शादी कर लेगी वगैरह वगैरह। मगर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक तो लड़का उस एज का नहीं है, दूसरा पाखी वैसी नहीं है। क्योंकि पाखी अब सोच समझ के ही डिसीजन लेगी, क्योंकि वो उसका बचपना था, उसकी जिद थी अधिक के साथ शादी करना। मगर अब वो समझ चुकी है और अब इतनी जल्दी दूसरी किसी की शादी के लिए ऐसा कुछ आगे ट्रैक में इतनी जल्दी नहीं आने वाला है। हाँ, कुछ और मोड़ जरूर मिल सकता है, क्योंकि ये बच्चे का यहाँ पे आना कुछ ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे भी बड़ा कारण जरूर है। थैंक यू सो मच शबनम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा मैंने। आज के शो सिर्फ 2 ही बातों पे आधारित है। सबसे ज़्यादा काव्या वाला मैटर और दूसरा रिकेप में अंकुश के उस बेटे का आना और बरखा का रिएक्शन अनुपमा के साथ कि अनुपमा से जो कह रही वो। सबसे पहले काव्या का बोलूँगी कि काव्या ने आज अनुपमा ने जो बातें सुनी, तो अनुपमा ने जो रिएक्ट किया और अनुपमा ने जो काव्या से कहा, तो
अनुपमा की जगह शायद कोई और होता तो वो भी ऐसा ही कहता। अगर वो इतना ही जैसे अनुपमा का जो कैरेक्टर है, अनुपमा जो इतनी अच्छी है, जो हर मर्यादा को और हर जगह अपने एक मैंने एक लिमिट क्रॉस नहीं करती है, तो उसने जो भी उसके भी लाइफ में उतनी तकलीफ हुई जितनी काव्या, और उससे भी ज़्यादा, काव्या से ज़्यादा, फिर भी उसने भी कभी भी अपने आप को ऐसे बहने नहीं दिया और अपने आप को संभाला, और कभी किसी के कंधे की ज़रूरत उसे नहीं पड़ी। तो वो जिसको किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसको अपनी मर्यादा मालूम है, जिसको सब पता है, तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तो अनुपमा का रिएक्शन एकदम उस समय सही था। हमने भी पूरा नहीं देखा, तो अभी अनुपमा ने फिर काव्या ने अपनी बात बताई कि मेरे साथ साथ क्या हुआ, जो भी बताया। तभी अनुपमा ने उस पर कुछ नहीं कहा। तो ये भी आने वाला देखेंगे हम लोग। पर हाँ, ये बात है कि अगर वनराज ये बात अगर सुन लिया है, तो वनराज का रिएक्शन क्या होना चाहिए। तो वनराज को उसको सजा देने का हक नहीं है, क्योंकि इसके लिए वनराज भी जवाबदार है, क्योंकि काव्या जानता है वनराज की काव्या का उसके अलावा कोई नहीं है, और काव्या सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करती। पर हमेशा वो उसको शक भी करता था अनिरुद्ध को लेके, और उसको सच में बहुत इग्नोर किया। जब मैं एक शादी, उसकी भी एक शादी टूटी, दूसरी शादी अनुपमा के साथ उसका रिश्ता टूटा, फिर काव्या के साथ, तो तुम उसको रिश्ते को भी पूरी तरह से नहीं निभाया। वनराज ने हमेशा अनुपमा की तरह नज़र रखी उसने, तो ये गलत है। और उसको पता है कि मेरे बच्चे भी उसको इतने तरीके से अपनाए नहीं परिवार ने, तो तुम तो उसके साथ 9 साल का उसका प्यार का रिश्ता तुम्हारा, और उसको भी धोखा दे रहे। तो वो पूरी तरह से काव्या के साथ जो हुआ, काव्या ने कहा कि उसके साथ वो गलती होगी, वो नाजुक पल, वो बह गई, जो भी कहा। तो ऐसा अगर पुरुष के साथ होता है तो फिर एक औरत के साथ भी होता है। उसने कहा और अपनी गलती मान रही है, समझ, उसको गिल्ट भी है कि मुझसे वो गलती हो गई। तो होता है ऐसा, वो अगर होता है तो दोनों तरफ से होता है ना, किसी एक के से तो होता ही नहीं है। मेल और फीमेल दोनों उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तभी वनराज तो उसको सजा देने का हक ही नहीं रखता, क्योंकि वो भी ऐसी गलती कर चुका है काव्या के साथ, और तोशु भी कर चुका है, फिर भी उससे माफ़ी की उम्मीद की है ना, अनुपमा से और तोशु से माफ़ी की उम्मीद की थी ना, सॉरी, किंजल से, कि तोशु को माफ़ किया जाए, वनराज को माफ़ कर दिया जाए। तब उसे भी माफ़ करना चाहिए, क्योंकि ये भूल है, और अब हो गई तो हो गई। जो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो नहीं होना चाहिए था उससे हमने गिल्ट मार रही, तो ये वनराज को माफ़ करना चाहिए। देखते हैं अभी क्या होता है, तो ये करेगा या नहीं करेगा। और तमाशा तो होते रहेगा, बाकी वही रहेंगे। अगर माफ़ कर भी दिया तो अपना ही पाएगी, ये आगे भी है। तो ये तो देखते हैं कि काव्या फिर उसके बाद क्या रिएक्ट कैसा करती है, क्या डिसीजन लेती है। पर अगर सवाल बहुत है इस बात को कि अनिरुद्ध को ये जब होने के बाद अभी अनिरुद्ध कहाँ है, और काव्या क्यों वनराज पे, काव्या ने पहली बारी क्यों नहीं वनराज को ही आके बताती नहीं ना कि वो प्रेग्नेंट है। तुम तो छोड़ के चले गई थी ना, फिर वो कहाँ है। तो कोई, तुमने कहा कि किसी ने मुझे ढूंढा नहीं, और किसी ने मुझे कोशिश भी नहीं की मुझे ढूंढने की, तो फिर तुम आई तो समर से वादा किया शादी कर ले, तुम आ गई, ठीक है, शादी के लिए आई। तो अगर ये बात तो अनुपमा नहीं जानती थी कि ये बच्चा किसका है, उसने कहा था कि ये वनराज का हक है, तो वनराज को बताओ। तो तुम तो जानती थी कि ये वनराज का बच्चा नहीं है, तो फिर तुम क्यों वनराज को ये झूठ बोला कि ये तुम इस पापा बनने वाले हो। तो ये क्या क्या कहानी पता नहीं, क्या उस समय पता है नहीं, क्योंकि वनराज जब एक्सेप्ट कर रहा है तो वनराज को भी पता है कि उसके काव्य के साथ रिलेशन कैसे है। तो वनराज जब ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, हवा में तो नहीं कर रहा है, तो तुम, ये नहीं बात मुझे समझ में आई कि काव्या बोलती कि मुझे कभी वो प्यार ही नहीं मिला, और हम कभी दूर दूर ही रहे, जो भी बातें करती है, और फिर ऐसा भी कह रही, तो मुझे वो थोड़ा समझ में नहीं आया। और जनरली ये केस ही मेरे लिए बहुत पेचीदा है। मैंने ऐसा कभी कोई केस, कभी किसी का ऐसा देखा है, सुना है इस टाइप का, देखा सुना ही नहीं है मेरे आजू बाजू में भी कहीं, इसलिए मुझे नहीं पता। ये बहुत ज़्यादा मैं इसमें डीप में नहीं जाऊँगी, आने एपिसोड में है, तो एपिसोड में जो देख रहे हैं उसी के लिए बोल रही मैं, बाकी रियल लाइफ से मेरा इसका कोई लेना देना ही नहीं है। और हाँ, इधर बरखा के लिए बोलूँगी कि बरखा जो कह रही है कि उसको ला के रखा है मेरे सामने, तो क्या तुम ऐसा करती अनुपमा, अनुज ऐसा करता, तो एक तो अनुपमा ऐसा करता ही नहीं। हाँ, और दूसरी बात, क्यों भाई तुम क्यों अनुपमा को पूछ रहे हो, जब इतने सारे, तुम इतना बड़ा बच्चा दिखाया वो, तो इतने सालों से जब इसको पता था, तो ये जब रहने आए थे तब तो तुमने कभी इन दोनों इसके बारे में नहीं बताया। जब वो माया का आया उस समय तुम्हारी वो लड़ाई में कब तक तुमने बता दिया कि इसका एक बच्चा भी है, इसका किसी लड़की के साथ अफेयर चल
चालू चालू है, और एक बच्चा भी है उसको लाना चाहता है, तब बताए इतने सालों से तुमको कभी नहीं लगा कि तुम इतने दिनों से, जब से तुम आए तब से तुमको कभी नहीं लगा कि तुम तो नाटक कर रहे थे? आप किस बात के लिए, और हर मैटर में अनुपमा ही क्यों बोले? वो तुम्हारा डिसीजन है, तुमने इतना बच्चा बड़ा होते तक तुमने इस बात को छुपा के रखा और उसको छोड़ नहीं रही हो। अरे तुम अपने मतलब के लिए उसके साथ जुड़ी हो, तुमको तुम्हारा पति धोखा दे रहा, जैसा हमको तो पता नहीं कि धोखा दे रहा नहीं दे रहा, पर तुम्हारे हिसाब से है ना, बरखा के हिसाब से कि वो धोखा दे रहा है, तो तुम इतने सालों से उसको बर्दाश्त कर रहे हो, क्यों? मतलब के लिए। तब तुम्हारा मतलब पूरा होने के लिए तुम अनुपमा को क्यों घसट रहे हो? क्यों अनुपमा इस बात का फैसला करे? क्यों करे? क्यों करे? मैं तो कहती है अनुपमा ने निकाल देना चाहिए बरखा को अभी घर के बाहर। क्यों बोले हर किसी के मैटर में? क्यों बोले अनुपमा? नहीं बोलना चाहिए। क्यों? अनुज को बोलो कि तुम भाई हो तो भाई है तो रहो, अपने भाई के साथ साथ दो, तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए हमेशा उस बच्चे के लिए भी करे जो भी करे, पर क्यों उसके मैटर में बोले? क्यों अनुपमा बोले? क्योंकि अभी अनुपमा को पता है ना कि बरखा क्या है और कैसी है। जब उसको एक बार भी नहीं, जब अनुपमा अनुज छोड़ के चल गया तो अनुपमा बरखा ने तो कभी कोई रिश्ता नहीं निभाया अनुपमा के साथ, जबकि उसको टॉर्चर ही किया, उसको गलत किया, उसको मिलने नहीं दिया, उसको क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोला। फिर अब क्यों तुमको अभी इस समय अपने लिए अनुपमा दिख रही, जहाँ की अब उसके साथ गलत हो रहा है, अभी भी तुमको समझ में नहीं आ रहा, वो एक हो रहा है, फिर भी तुम गलत कर रही हो, उसकी बेटी के साथ गलत कर रही हो, उसकी बेटी के साथ गलत कर रही है, वही काम कर रही है जो तुम्हारे साथ अंकुश ने किया, वही तुम उसकी अनुपमा की बेटी के साथ करे, पाखी के साथ गलत कर रही हो। तो क्यों नहीं करना चाहिए अभी अनुपमा ने ये सब में बरखा को माफ? ये गलत होगा और ये गलत ही रहेगा, नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अनुपमा को पूरी सच्चाई नहीं पालना, पर जितना भी पता है बरखा कैसी है अनुपमा अच्छे से जानती है, बरखा क्या क्या कर सकती है ये बात अच्छे से जानती है, तो नहीं करना चाहिए। अभी अनुज ने भी डिसीजन लेना चाहिए ना कि ये नाटक मेरे घर में नहीं चाहिए। अब ये सब मुझे बताओ कि आप क्या उस छोटी पे असर नहीं करेगा कि अल्लाह अचानक से अंकुश का बेटा आ गया, तो वो नहीं पूछेगी कहाँ से बेटा आ गया? क्या आप उस बच्चों पे तुम एक, जब कोई बात होती है तो बच्चों को रूम में भेज दिया जाता है, तो आप क्या उस बच्चे के साथ बेगलत असर नहीं होगा? थैंक यू सो मच अंजू जी। आज का शो मेरे को बरखा को माफ नहीं करना चाहिए अनुपमा ने, ऐसा लगता है। और थैंक यू सो मच। मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, और देखते हैं बाकी के लोग भी इस बारे में क्या बोलते हैं। पर आज शो इंटरेस्टिंग है, आगे क्या होगा हम तो एंजॉय के लिए देख रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो कैसा होता है, काव्या का मैटर कहाँ तक जाता है और बरखा का भी क्या होता है। पर हम जो सोच रहे थे कि ये बच्चा ला लेना चाहिए तो ये बरखा को मज़ा चखाएगा और बरखा को अक्ल आएगी, पर बरखा ऐसे नहीं है। बरखा अपने ही इमोशनल ड्रामे फिर से खेलेगी, वो अनुपमा को फिर से इसमें बीच में घसीट रही है, तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अनुपमा ने अब इस मैटर में बोलना नहीं चाहिए, उसके पास उसका परिवार उसका ये अब वो अनुपमा ने देखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ये कोई बरखा परिवार नहीं है, बरखा मतलब ही है, इसका भी सच में पाखी ने लाना चाहिए और इसको रखने नहीं देना चाहिए। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। सही बात है वर्षा, आपने भी बहुत सही कहा है कि वर्षा को उसके कर्म मिलने ही चाहिए। और काव्या और अनुपमा के सीन के बारे में भी आपने अपने विचार रखे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये बरखा को तो अपने कर्मा मिलने ही है, क्योंकि जब वनराज को मिल रहे हैं वापस कर्मा और इसको काव्या को भी मिल चुके हैं, तो सबकी बारी तो आनी ही है। अब बरखा की बारी है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। आज का एपिसोड दिखाइएगा, मतलब आज का ही वॉइस नोट दिखाइएगा। एंड आज कहना चाहती हूँ कि काव्या ने अपनी मन की बात शेयर करी, जो चीज़ आपने कही है कि फीमेल पर्सन जब गलत करती हैं तो उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, और मेल पर्सन जब गलत करते हैं तो उन्हें सपोर्ट मिल जाता है। तो ये बात तो सही है, पर इस बार काव्या को जस्टिस मिलना चाहिए। वो हमेशा नेगलेंसी उसे मिलता है, ये तरीका सही नहीं है। हाँ, इमोशनल में बहकर कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये गलत है। लेकिन मेरा डायरेक्शन यही चीज़ सही है कि कभी भी अपने कपल्स को धोखा नहीं देना चाहिए। हाँ, प्यार करते, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, पति एक्स पति है, उनसे बातें की रोई कंधे रखकर, लेकिन वो स्टेज
पार कर जाना हर औरत का बात संभव नहीं होता है। तो आपने जो कहा वो बात समझ में आई। और तो और आज तो सच में बड़ा मज़ा आया। कल का प्रोमो जो मैंने देखा है, वाओ, मेरा दिल खुश कर गया। अब पता चलेगा ना बरखा मैडम को कि सबका घर तोड़ने के लिए हम रेडी रहते। आज मेरा पति नाजायज बच्चा को लेके ला के खड़ा कर दिया मेरे सामने, तो फील अब तो होना ही है, क्योंकि अनुपमा एक्सेप्ट कर लेगी। आई न्यू इट कि उसको उसको कोई दिक्कत नहीं होगा अपने अपनाने में। थोड़ा गुस्सा जरूर करेगी अंकुश पर, कि अनुज पारितोष समर पाकी को अपना बेटा और बेटी कहता है, ना कि बहू कहता है। ना बेटा, वो दिखाने के लिए उसको बोलता है कि बहू है, लेकिन पाकी को हमेशा बेटी की नज़र से ही देखता है वो। और तो और डिम्पल को बेटी की नज़र से देखता है। सबको एक्सेप्ट करता है, लेकिन अंकुश के बेटे को अपनाएगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पॉसिबल है। और अनुज स्पेशली इशारा करेगा अनुपमा को कि अब करो, तो वो अपनाएगी। और डैम श्योर है कि उसके अंदर माँ वाला स्टेज है, वो पक्का करेगी 199%। और एक चीज़ कहना चाह रही हूँ इस प्रोग्राम को लेकर कि बहुत कुछ होने वाला है। अब एक साथ पिटारा मैं खोलूँगी, क्योंकि मेरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, और वो भी 5 पेज का, जो बोलते हैं ना पन्ने, वो तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन 5-6 लाइन ऐसा बोलूँगी कि आप वॉइस नोट में भी सुनाएंगे तो वो भी अच्छा लगेगा कि नहीं, ये टेक्निकली अनुपमा के लिए जो महिमा ने लिखी है और जो महिमा ने बताई है वो सही है। ये वाला जो ट्रैक आज का तो मैं इतना ही बोलूँगी। और तो और ये चीज़ कहना चाहूँगी कि औरत, फीमेल पर्सन एंड मेल पर्सन के बारे में, अनुपमा के सेट के बारे में, अनुपमा के कैरेक्टर के बारे में मैंने बहुत कुछ अपने एक कॉपी राइटर्स में लिख कर रखा है, जो मैं सबको डेफिनेशन दूंगी फ्राइडे के थॉट्स में, फ्राइडे के वॉइस नोट में दूंगी। मैम को भी दिखाऊंगी कि मैंने जो लिखा है क्या वो सही डायरेक्शन दिया है क्या, शायद मैम को पसंद आ जाए। अंजू दीदी आपको अच्छा लगेगा वो सुनकर, क्योंकि वो भी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए मैं नहीं सुना रही हूँ। कल भी मैंने बहुत कोशिश की कि बोलूँ अपने मुंह से, लेकिन लिखने के बाद अगर बोलूँगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बीच बीच में कभी कोई डिस्टर्बेंस करने आ जाता है, कभी खुद का माइंड स्टेबल नहीं रहता है, इसलिए मैं मुँह से बोल नहीं पाऊँगी। लेकिन लिखने के बाद जब मैं वॉइस नोट डालूँगी तो वो आपको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। अनुपमा सेट के लिए, और जिस तरह से सेट सेंड आउट डाउनलोड हो चुका है, वो चीज़ को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है स्टोरी को, और कैसे बढ़ेगा वो चीज़ मैं बताऊंगी। क्योंकि बहुत कुछ सोशल प्लेटफॉर्म में, मीडिया स्लेट में, फेसबुक में, बहुत जगह कुछ ना कुछ छप रहा है, तो मैं ये सब चीज़ खुद बताऊंगी कि ये चीज़ कहाँ गलत बोला जा रहा है और कहाँ सही है। थैंक यू मैम। पर ये दोनों बहुत अच्छा लगा सुनने में, अंकुश का और इधर काव्य का। अब देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होता है। मालती मैम का तो अलग ही चल रहा है स्टेज। आई लव यू टू ऑल ऑफ यू दीदीज, एंड बाय बाय, लव यू टू। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए, और आप जो भी लिख रही हैं, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में आप भी एक अच्छी राइटर बन सकती हैं। तो बस सेहत का ध्यान रखिए। आज भी आप कुछ उबासियां लेके ही ऑडियो भेजती नजर आई हैं, जो कि दिखाता है कि आप सुस्त हैं, आपकी तबीयत जो है सुस्त है, तो उसके ऊपर प्लीज ध्यान दीजिए। और बाकी वेट रहेगी आपने जो भी लिखा है उसको सुनने के लिए। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपका भी मन है ऑडियो या फिर वीडियो भेजने का तो इस नंबर पे भेजिए। नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.